जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग हमारा जो सामाजिक विज्ञान का जो किताब है उससे जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि आज का जो हमारा क्लास है वो होने वाला है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महामैराथन। यानी कि आज की जो हमारी क्लास होगी, चूंकि हम लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करना है, सामाजिक विज्ञान में जो हम लोग को 4-5 किताब है उनसे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम लोग एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। उम्मीद रहेगी कि यहाँ पे जो सवाल सॉल्व किया जा रहा है उसी से संबंधित वहां भी सवाल आए और आप लोग सही सही आंसर वहां पे टिक कर पाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहले सवाल को। पहले सवाल में है कि 18वें लोकसभा चुनाव कब हुआ था। ये आपको एकदम करंट से क्वेश्चन है, अभी हाल में ही 18वीं लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, तो उसी से पूछा जा रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो हुआ था 2024 में। तो यहाँ पे इसका डी सही जवाब हो जाएगा 2024। 2009 में ऐसे साथ में याद रखते चलेंगे 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, 14 में 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ है और 19 में 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ है और उसके बाद 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं व्यक्ति विशेष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सामूहिक सहमति से या राजनीतिक पार्टी के द्वारा। तो लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं वो सामूहिक सहमति से लिया जाता है। इसमें लोगों का समूह होता है, अब वो चाहे प्रत्यक्ष रूप में खुद देश की जनता हो या फिर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो, लेकिन यहाँ पे लोगों का एक समूह होता है और सामूहिक सहमति से यहाँ पे फैसला लिया जाता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा है? इसको जो ये डेफिनेशन अभी हम लोग देख रहे हैं, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, इसे लोकतंत्र का सबसे बेहतर यहाँ पे परिभाषा माना जाता है। पूछा जा रहा है ये परिभाषा किसने दिया है? जॉर्ज वाशिंगटन ने, अब्राहम लिंकन ने, अरस्तू ने या लॉर्ड ब्राइस ने? तो ये डेफिनेशन दिया है अब्राहम लिंकन ने। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने ही लोकतंत्र का ये डेफिनेशन दिया था जो कि सर्वमान्य है, सबसे ज्यादा इसी को माना जाता है। ऐसे लोकतंत्र के और भी कई सारे यहाँ पे डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, लेकिन सबसे बेहतर इसी को माना जाता है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। 20 का सही जवाब हो जाएगा। कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। ये किसका कथन है? ये जो बात कही गई है वो किनके द्वारा कहा गया है वही हम लोगों को बताना है। ऑप्शन में मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, फिर अलेक्जेंडर हैमिल्टन या फिर जॉर्ज वाशिंगटन। तो ये जो कथन है ये कहा गया है अलेक्जेंडर हैमिल्टन के द्वारा। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो कि अमेरिकी संविधान जब बन रहा था तो वहां की जो संविधान सभा है, तो संविधान सभा के जितने भी वहां पे सदस्य थे उनमें से एक हमारे यहाँ पे अलेक्जेंडर हैमिल्टन भी थे। अमेरिकी संविधान जब बन रहा था तो वहां पे भी संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उसमें एक थे अमेरिकी यहाँ पे अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जिन्होंने ये कथन कहा था कार्यपालिका, विधायिका और यहाँ पे न्यायपालिका के बारे में कि कार्यपालिका को ऊर्जावान होना चाहिए, विधायिका के पास दूरदर्शिता होना चाहिए और न्यायपालिका के पास जो है वो सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। राजनीतिक दलों का न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो राजनीतिक दलों की जो सबसे पहले यहाँ पे न्यू देखा जाए यानी सबसे पहले जो गठन हुआ है वो ब्रिटेन में हुआ है, या इसको इंग्लैंड भी कहे तो ब्रिटेन में हुआ है। ब्रिटेन में 1688 ईस्वी में एक क्रांति हुआ था जिसका नाम है गौरवपूर्ण
क्रांति। तो ये क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में, और इसी टाइम पे यहाँ पे दो राजनीतिक दल बने थे, जिसमें से एक का नाम था विग और दूसरे का नाम था टोरी। तो ये 1688 ईस्वी के टाइम पे ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। विग को आगे चल करके उदार दल और टोरी को अनुदार दल के नाम से जाना गया था। सवाल पूछा गया है कि सबसे पहले कहां पे राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था। कब हुआ है उसके बारे में बता दिए, कौन सा यहाँ पे राजनीतिक दल का गठन हुआ था उसके बारे में भी बता दिया गया है। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी चरण सिंह? तो भारतीय किसान यूनियन के नेता जो है वो महेंद्र टिकैत रह चुके हैं, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या राजनीतिक दल को? किसे हम लोग लोकतंत्र के प्राण कहते हैं? ये जो क्वेश्चन है एकदम, इसको हम लोग कहें तो MVVI है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है, तो इस पे विशेष हम लोग ध्यान रखेंगे, इसको विशेष रूप से यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहेंगे कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो वो है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को ही हम लोग लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते रहिए। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए, अमेरिका। अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है। इसके अलावे हमारा जो भारत है, भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था है। तो अगर भारत भी पूछ दे कि कैसी शासन व्यवस्था है, तो यहाँ पे भी लोकतांत्रिक संघीय शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पे जो सवाल के बाद जो ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए, अमेरिका। अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है। समवर्ती सूची में रखा जाता है किसे? राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को, या केंद्र को, या इनमें से किसी को नहीं? तो यहाँ पे हम लोग देखें तो अभी हम बताएं कि भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था है। संघों को मिला करके यहाँ पे भारत बनता है। हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी कि यहाँ पे 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनको मिला करके भारत बनता है। तो हमारे संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उनके काम के विषयों को बांट दिया गया है, और ये विभाजन हुआ है 3 भाग में। तो यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है या विषय भी कहे, तो यहाँ पे इनके पास जो विषय है वो 3 सूची में बांटा गया है। एक है यहाँ पे केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। इस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विषयों को 3 सूची में यहाँ पे बांटा गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? तो देखिए, केंद्र सूची में तो केंद्र सरकार आ जाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार है, और समवर्ती सूची जो है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आते हैं। तो यहाँ पे समवर्ती सूची के बारे में ही पूछा गया है, तो उसके अनुसार यहाँ पे सही जवाब जो हो जाएगा बी, केंद्र एवं राज्य दोनों। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के दोनों के विषय है, इसमें ये दोनों कार्य करते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ग्राम कचहरी के प्रमुख को क्या कहते हैं? मुखिया, प्रमुख, दलपति या सरपंच? यहाँ पे ग्राम कचहरी के प्रमुख के बारे में पूछ रहा है, तो उनको हम क्या कहते हैं? तो ग्राम कचहरी के जो प्रमुख होते हैं उन्हें सरपंच कहते हैं। तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुखिया जो है वो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। सब चीजों को याद रखेंगे, कॉपी में नोट करते जाएंगे। प्रमुख जो है वो पंचायत समिति का प्रमुख होता है या अध्यक्ष होता है जो कहे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पंचायत समिति में।
और दलपति जो है वो ग्राम रक्षा दल जो होता है उसका प्रमुख होता है। और ग्राम कचहरी में सरपंच हो जाएगा, तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेस्ट इंडीज में संघवाद की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 56 में, 57 में या फिर 58 में? तो वेस्ट इंडीज में 1958 में संघवाद की स्थापना हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखते जाइएगा। उसके बाद है पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? 75, 72, 70 या 80? पटना नगर निगम में कुल जो वार्डों की संख्या है वो 72 है, तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा। हमारे यहाँ पे जो पंचायती शासन व्यवस्था है, स्थानीय शासन व्यवस्था, तो उसमें एक नगर पालिका है, एक हम लोग को पंचायत आ जाता है। तो नगर पालिका में ही तीसरा होता है नगर निगम, और उसमें है कि नगर निगम में न्यूनतम वार्ड की जो संख्या है, न्यूनतम वार्ड कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम वार्ड हो सकते हैं 35 और अधिकतम वार्ड हो सकते हैं 75। तो ये न्यूनतम और अधिकतम है। अब पटना नगर निगम में 72 है, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब रहेगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष? तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, तो बी यहाँ पे सही जवाब होगा। यहाँ से एक चीज और याद रखेंगे, स्थानीय शासन व्यवस्था में जितने भी लोग जनता द्वारा चुन करके आते हैं उन सभी का कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है। जो भी चुन करके आएंगे जनता द्वारा वो 5 वर्ष के लिए होते हैं। उसके बाद इसमें कुछ नियुक्तियां भी की जाती है, जैसे कि यहाँ पे सचिव की होती है, उसके बाद न्याय मित्र की होती है। तो इस तरह से जो लोगों की नियुक्ति हो रही है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, बल्कि नियुक्ति होती है, एक उम्र होती है कि उस उम्र के बाद उनको रिटायर किया जाता है। लेकिन जितने भी लोग चुन करके आएंगे स्थानीय शासन व्यवस्था में उन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, चाहे वो सरपंच हो, मुखिया हो, या फिर हम लोग नगर निगम में जाए तो वहां से कोई हो, उप महापौर हो, महापौर हो, जो भी हो, सभी का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों के लिए ही होता है। इसीलिए यहाँ पे ग्राम पंचायत का पूछा जा रहा है, तो इसका भी 5 वर्ष का हो जाएगा, और इसमें जितने भी लोग आएंगे उनका भी उम्र 5 वर्ष ही होगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्था में? तो भारत के पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की गई है, और बिहार में ये आरक्षण 50% दिया गया है। तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, धावक टोमी स्टीम या एवं जॉन कॉलिंस या फिर जेड गुडी? तो इन जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जेड गुडी। बार बार ये भी सवाल पूछा जाता है, MBBI क्वेश्चन है। तो जेड गुडी जो है वो रंग भेद के विरोधी नहीं है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था? बेल्जियम को, भारत को, युगोस्लाविया को या नीदरलैंड को? तो युगोस्लाविया में यहाँ पे धर्म और जात के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था, तो यहाँ पे इसका सी सही जवाब हो जाएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, डी यहाँ सही हो जाएगा। ये भी आपका एकदम MBBI क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है, तो ध्यान रखिएगा। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्डी ने यहाँ पे एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम है लाल कुर्ती। तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि लाल कुर्ती संगठन की स्थापना किसने किया था? तो वो भी गैरीबाल्डी के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद गैरीबाल्डी के विचारों से, इसके काम से हमारे देश में एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम है लाला लाजपत राय। वो बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी। गैरीबाल्डी से प्रभावित होकर के
इनकी जीवनी लिखी थी। तो सवाल ये भी पूछा जाता है, ऐसे मॉडल क्वेश्चन में एक सवाल आया हुआ था कि लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी। तो एक तो ये गैरीबाल्डी की तो लिखे ही थे, साथ ही साथ ये मेजनी का भी लिखे थे, और ऑप्शन में आपको मेजनी ही था। तो यहाँ पे इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन में सवाल आया है तो हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लाला लाजपत राय, गैरीबाल्डी और मेजनी, इन दोनों का ही यहाँ पे जीवनी लिखे थे, तो आपको इन्हीं दोनों का याद रखना है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रासा डेनमार्क का युद्ध या सेडोन का युद्ध? तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो सेडोन युद्ध के बाद हुआ था। सेडोन युद्ध जो कि 1870 में लड़ा गया था, और ये युद्ध जो है वो हुआ था फ्रांस और प्रासा के बीच। फ्रांस और प्रासा के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें फ्रांस की पराजय हो गई थी और प्रासा की जीत हुई थी। उसके बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, और इस संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण हो गया था। तो यहाँ पूछा गया किस युद्ध के बाद, तो वो हो जाएगा सेडोन युद्ध के बाद। अगर पूछा जाए किस संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ है, तो वो हुआ था फ्रैंकफर्ट संधि के तहत। फ्रैंकफर्ट संधि कब हुआ था? तो 1871 में। अगर पूछा जाए यहाँ पे कि जो युद्ध है सेडोन का युद्ध, वो कब हुआ है? तो 1870 में हुआ है। एक सवाल और यहाँ से बनता है, वो है सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध जो है वो 1866 ईस्वी में हुआ था, और ये युद्ध लड़ा गया था ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। जो सवाल पूछा गया था उसके अनुसार यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जलवेरिन एक संस्था थी, किसकी? व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवियों की या सामंतों की? तो जलवेरिन जो है वो एक यहाँ पे व्यापारियों की संस्था थी, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई, तो जलवेरिन की स्थापना की गई थी 1834 में। कहाँ हुआ था? तो प्रासा में। तो प्रासा में व्यापारियों के लिए एक यहाँ पे संस्था बनाई गई थी, जिसका नाम है जलवेरिन। 1834 में। सवाल है जलवेरिन एक संस्था थी किसकी, तो वो हो जाएगा व्यापारियों की। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति या फिर नवंबर की क्रांति? तो यहाँ पे जो 1917 में दो क्रांति हुए हैं, एक लेनिन के द्वारा किया गया है जिसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति के नाम से जानते हैं, और एक यहाँ पे लेनिन के पहले भी क्रांति हुई थी, उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि जो पहला क्रांति हुआ था उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो पहला जो क्रांति हुआ था वो हुआ था 27 फरवरी 1917 को। तो इसी दिन ये क्रांति हुई थी, तो इसलिए पहले क्रांति को हम लोग फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इसका ए सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे लेनिन के द्वारा भी एक क्रांति किया गया था 1917 में ही, जिसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति या फिर नवंबर की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने जारी किया था? लियो टोल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स? तो साम्यवादी घोषणा पत्र जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा यहाँ पे लागू किया गया था। डी सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स और एक इनके मित्र थे जिनका नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। तो इन दोनों ने ही यहाँ पे साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किए थे। अगर समय पूछा जाए तो 1848 में ये जारी किया गया था। उसके बाद कार्ल मार्क्स से संबंधित एक क्वेश्चन और याद रखेंगे। इन्होंने 1867 ईस्वी में यहाँ पे एक साम्यवादी घोषणा पत्र तो यहाँ पे हो गया, एक और ये किताब लिखे थे जिसका नाम है दास कैपिटल। ये सवाल भी बार बार पूछे जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक एक किताब भी लिखा गया था, और इस किताब को समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है।
समाजवादियों का बाइबल। तो ये सब भी इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सब चीजों को जो फैक्ट है उसको भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते चलेंगे। सबसे पहले सवाल पूछा गया था संवादी घोषणा पत्र किसने जारी किया, तो वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने 1848 में यहाँ पे जारी किया था। उसके बाद इनसे संबंधित एक और क्वेश्चन याद रखना है कि दास कैपिटल नामक जो किताब है वो भी कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 में प्रकाशित किया गया था, जिसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। उसके बाद पूछा जा रहा है वार एंड पीस किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की, टॉलस्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की कि एंजल्स की। तो वार एंड पीस जो है वो टॉलस्टॉय की यहाँ पे रचना है। तो इसको ध्यान रखेंगे, कई बार सवाल इसको हिंदी में पूछ लिया जाता है कि युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसी का हिंदी है। वार एंड पीस को ही हिंदी में युद्ध और शांति कहते हैं। तो कई बार हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। तो इसको लिखे कौन है, तो टॉलस्टॉय। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे, डच थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे या फिर फ्रांसीसी थे। तो हिंद चीन में आने वाले पहले जो यहाँ पे यूरोपीय व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में या कंबोडिया में। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। तो डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाता है इससे एक और सवाल जो कि बार बार पूछे जाते हैं कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कब करवाया था, तो 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। तो इस चीज को याद रखेंगे। और अंकोर वाट का जो मंदिर है वो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। और इसमें मुख्य रूप से यहाँ पे विष्णु जी का ये मंदिर है, भगवान विष्णु जो है उन्हीं का ये मंदिर है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है पहला चीज कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है। उसके बाद इसका निर्माण किसने करवाया, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कब करवाया है, तो 12वीं शताब्दी में किया है। इन्हीं 3 पॉइंट को हम लोगों को मुख्य रूप से यहाँ पे याद रखना है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे या चित्तरंजन दास है। तो यहाँ पे स्वराज दल के जो अध्यक्ष है वो चित्तरंजन दास थे। डी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वराज दल की जो स्थापना है वो 1923 ईस्वी में हुआ था। तो इसको याद रखेंगे। और यहाँ पे इसके जो पहले अध्यक्ष रहे वो चित्तरंजन दास रहे हैं। और इसके जो सचिव रहे हैं, तो सचिव में रहे हम लोग को मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। 1930 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इन पॉइंट को भी याद में रखें। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसका गठन किया गया था, डायर समिति का, मॉन्टेग्यू समिति का, चेम्सफोर्ड समिति का या हंटर समिति का। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी, एकदम इसको याद रखेंगे। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। और इसके बाद ही यहाँ पे इसके जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था हंटर समिति। तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। हंटर समिति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उस व्यक्ति का नाम था विलियम हंटर। तो विलियम हंटर के द्वारा इस समिति का नेतृत्व किया गया था और इसी का यहाँ पे स्थापना भी किया गया था। तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, 1930 डांडी, 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद या 1930 एल्बा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में दांडी यात्रा से शुरू किया गया था। शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने कब किए थे, तो टाइम याद रखेंगे 12 मार्च 1930
1930 को ये आंदोलन शुरू किया गया था और आंदोलन शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से ये चला था दांडी तक, यहां तक ये यात्रा किया गया था। उसके बाद इनके बीच की दूरी की बात कर ले तो आपके किताब के अनुसार इसकी दूरी जो है वो 150 किलोमीटर है और ये दूरी तय किया गया था 24 दिन में। और 24 दिन की दूरी तय करने के बाद 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को वो समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं और नमक बना करके यहाँ पे नमक कानून को तोड़ देते हैं। तो नमक सत्याग्रह भी पूछा जाए तो यही जवाब हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा शुरू हुआ, तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा 1930 दांडी। उसके बाद ये सारे इससे जुड़े फैक्ट हैं जहां से सवाल बन सकते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या चित्तरंजन दास? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र यहाँ पे बनर्जी, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर बात करें कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। दिन कौन सा था? तो दिन था सोमवार। सोमवार के दिन 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक में नाम आता है A.O. ह्यूम का। यो ह्यूम को इसका संस्थापक माना जाता है। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद बात करें कि इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पे, तो वो हुआ था मुंबई, आज का मुंबई। तब इसे हम लोग बंबई के नाम से जानते थे। तो मुंबई में एक कॉलेज था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो इसी कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को सोमवार के दिन इस कॉलेज के हॉल में, तब यहाँ पे 72 प्रतिनिधि थे। इन 72 प्रतिनिधियों ने मिल करके ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1917 में, 1927 में, 1925 में या 1920 में? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना है वो किया गया था 1920 में। डी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। 1920 में इसकी स्थापना हुई। अगर डेट पूछा जाए तो 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष पूछ लिया जाए, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 की हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो लाला लाजपत राय हैं। तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था? गुजरात में, नोएडा में, बंबई में या फिर बिहार में? तो यहाँ पे 1853 में जो पहला कपड़ा मिल खोला गया था वो खोला गया था बंबई में। इसे आज हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। खोलने वाले व्यक्ति का नाम था नानाजी दाभड़। इन्होंने ही पहला बार यहाँ पे सूती वस्त्र का मिल लगाया था, तो इसको भी याद रखेंगे। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने, जॉन के ने, जेम्स हार्ग्रीव्स ने या फिर जेम्स वाट ने? तो स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है वो किया गया है जेम्स हार्ग्रीव्स के द्वारा। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कब, तो इसकी स्थापना की गई थी 17
1773 ईस्वी में। तो इस चीज को भी यहाँ पे याद रखेंगे कि 1773 में जेम्स हार्ग्रीव्स जो है वो इसकी स्थापना की थी। उसके बाद देखें तो हम्फ्री डेवी की बात करें तो इसने स्थापना किया था सेफ्टी लैंप की। सेफ्टी लैंप के स्थापना यहाँ पे आविष्कार किया था, स्थापना नहीं, आविष्कार किया है। और जॉन के की बात करें तो जॉन के यहाँ पे आविष्कार किया है फ्लाइंग शटल की। फ्लाइंग शटल। और जेम्स वाट का तो जानते हैं, इसने वास्प इंजन का आविष्कार किया था, वास्प इंजन। तो इसको एक बार देख लेते हैं। हम्फ्री डेवी द्वारा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया है, जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल, जेम्स हार्ग्रीव्स ने यहाँ पे स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था और जेम्स वाट ने वास्प इंजन के। अब देख लेते हैं कि हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार कब किया। तो इसने आविष्कार किया था इसका 1815 ईस्वी में। फ्लाइंग शटल जो है उसकी स्थापना आविष्कार जो है वो किया गया है 1773 में। 1773 में इसका हुआ है, तो इसका 1773 नहीं होगा। इसका जो है 1773 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था और जेम्स हार्ग्रीव्स ने 1770 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। तो इसको याद रखेंगे। और वास्प इंजन का आविष्कार 1769 ईस्वी में जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। तो एक बार इसको हम देख लेंगे, आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेंगे क्योंकि सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और ये सभी जो ऑप्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया 1815 में। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया 1773 में। जेम्स हार्ग्रीव्स जो है वो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था 1770 ईस्वी में। और जेम्स वाट जो है वो वास्प इंजन का आविष्कार किया था 1769 ईस्वी में। तो इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? जापान में, जर्मनी में, यहाँ पे लंदन नहीं होगा, इंग्लैंड होगा। इंग्लैंड कहें या फिर ब्रिटेन कहें, यहाँ का एक शहर है लंदन, या रूस में। तो यहाँ पे जो भूमिगत रेल की जो शुरुआत है वो ब्रिटेन में ही हुआ था। सी इसका सही हो जाएगा। ब्रिटेन में एक जगह है लंदन, तो इंग्लैंड में जो लंदन शहर है वहीं पे 1863 में पहली बार भूमिगत रेल चलाई गई थी। तो यहाँ पे इसका सी सही जवाब हो जाएगा। जगह का नाम याद रखेंगे कि इंग्लैंड में वो जगह कौन सा था, तो वो जगह था लंदन। यहीं पे पहली बार भूमिगत रेल चलाई गई थी। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में या महानगर में? तो जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व जो है वो महानगर में होता है। तो यहाँ पे इसका डी सही जवाब हो जाएगा। रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था वो बताना है। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भारत, चीन, इराक, अफगानिस्तान। तो रेशम मार्ग जो है वो चीन से शुरू होता था। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में या ब्रिटेन में? तो कॉर्न लॉ जो है वो ब्रिटेन में एक नियम बनाया गया था। तो डी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था वो बताना है। ऑप्शन में है अमेरिका, जर्मनी, जापान या फिर इंग्लैंड। इन जगहों में से कहा गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था जर्मनी में। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है मेंज नगर। तो जर्मनी के मेंज नगर नामक स्थान पर गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ का, यंग इंडिया का, बंगाली का या बिहारी का? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र जो है उसका संपादन किया था। तो बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा एक और आप लोग याद रखिएगा जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो है हरिजन पत्रिका। तो एक हरिजन पत्रिका और एक है यंग इंडिया। ये दो आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं दोनों का संपादन महात्मा गांधी जी के द्वारा
किया गया था। कोयला किस प्रकार का संसाधन है वो बताना है। यह अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, जैव है या फिर अजैव है। तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार इसको हम यदि उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किनका कथन है? महात्मा गांधी का है, जिम्मरमैन का है, अब्दुल कलाम का है या मेधा पाटकर? भूगोल के पहले चैप्टर से सवाल है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो कथन है वो जिम्मरमैन का है। जिम्मरमैन ने ही कहा था कि संसाधन होते नहीं है बल्कि ये बनते हैं। मनुष्य अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने कौशल से जो संसाधन के उपयोग लायक नहीं होता है उसे भी अपने उपयोग लायक बना लेता है। तो संसाधन होते नहीं है, बनते हैं, और ये कथन जिम्मरमैन का है। एक क्वेश्चन यहाँ से गांधी जी का भी कथन पूछा जाता है। इसी चैप्टर में गांधी जी ने भी एक बात कही है और गांधी जी ने कहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो ये सवाल भी बार बार पूछे जाते हैं। आपको ये भी दे दिया जा सकता है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये कथन किनका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। तो इस बात को भी याद रखेंगे। सवाल में पूछा गया संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किनका है? तो वह है जिम्मरमैन का। किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में या बिहार में? तो सीढ़ी नुमा जो खेती है वो उत्तराखंड में होती है क्योंकि ये यहाँ पे पठारी इलाका है, तो वहां पे सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम बताइए। बलुई मृदा होगा, रेगुड़ मृदा होगा, लाल मृदा होगा या पर्वतीय मृदा होगा? तो काली मृदा को हम लोग रेगुड़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी होता है, सबसे उपयोगी यहाँ पे साबित होता है, तो वो हो जाएगा कपास। कपास के खेती के लिए ये बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसमें कपास बहुत ही अच्छे लगते हैं, उसकी फसल अच्छी होती है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या लौह का? तो अति जल दोहन के कारण आर्सेनिक का बिहार में संकेंद्रण बढ़ा है। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित नेहरू ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने? तो ये कथन जो है वो है यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उन्होंने ही देश की बांधों को भारत का मंदिर कहा था। अगला सवाल को देखते हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है शेर, डॉल्फिन, व्हेल या फिर कछुआ। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बी, डॉल्फिन। डॉल्फिन एक ऐसा है जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में, 1952 में, 1954 में या फिर 1951 में? तो वन्य जीव बोर्ड की जो स्थापना है वो 1952 ईस्वी में किया गया था। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? लोहा को, मैग्नीज को, अभ्रक को या तांबा को? तो उद्योगों की जननी जो है वो लोहा को कहा जाता है क्योंकि हर उद्योग में इसकी आवश्यकता सबसे पहले और सबसे ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा। इसे ही उद्योगों की जननी कहा जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किग्रा, 10 किग्रा, 15 किग्रा या 20 किग्रा? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किग्रा यानी 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग
किया जाता है, तो बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है? डिगबोई है, झरिया है, घाटशिला है या फिर जादूगोड़ा है? तो यूरेनियम का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो जादूगोड़ा में होता है, डी सही जवाब हो जाएगा। ये जगह कहाँ है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है और यहीं पे सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है, तो डी सही हो जाएगा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा? तो कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम ये सभी तो पारंपरिक स्रोत में आते हैं, लेकिन जो सौर ऊर्जा है वो गैर पारंपरिक में आ जाएगा, तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? यानी किस राज्य में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, वही हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ऑप्शन में झारखंड, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा जो चाय का उत्पादन होता है वो असम में किया जाता है, तो सी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग, यहाँ पे भी चाय की खेती होती है, यहाँ भी चाय का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो वो असम में होता है, तो उसके अनुसार यहाँ पे इसका सी सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, धान या मटर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धान। धान एक खरीफ फसल है, जबकि गेहूं, सरसों, मटर ये सब जो है वो रबी फसल में आते हैं, तो सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या चित्ररंजन लोकोमोटिव उद्योग जो है वो? तो यहाँ पे जो छोटे पैमाने का जो उद्योग है वो खिलौना उद्योग हो जाएगा, तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बोकारो को, जमशेदपुर को, भिलाई को या रेवाड़ी को? तो भारत का बर्मिंघम जो है वो जमशेदपुर शहर को कहा जाता है, बी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, मुंबई में, हाजीपुर में या गोरखपुर में? तो जो पूर्वोत्तर रेलवे है उसका मुख्यालय जो है वो गोरखपुर में है, तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली का पूछा जाए तो ये उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। सवाल ये सब पूछे जाते हैं, कॉपी में नोट कर लेंगे। तो उत्तर रेलवे जो है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुंबई सेंट्रल में मध्य रेलवे का मुख्यालय है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल में है, और हाजीपुर में जो कि बिहार में ही है, तो हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में हो जाएगा। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या केरल है? तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो प्रथम स्थान पर राज्य आता है वो है महाराष्ट्र, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? सीतामढ़ी में, पटना में, रोहतास में या नवादा में? तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होने वाला जो बिहार का जिला है वो है रोहतास, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में या फिर भागलपुर में? तो कुशेश्वर स्थान जो है वो बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और यहाँ से याद रखेंगे, ये जो बेगूसराय है यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे कांवड़ झील है, तो कांवड़ झील से भी सवाल पूछे जाते हैं कि किस जिले में है, तो वो बेगूसराय में स्थित है। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार यहाँ पे दरभंगा इसका सही जवाब है, और कांवड़ झील के लिए बेगूसराय याद रखेंगे। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई, त्रिकोणमितीय स्टेशन, समोच्च रेखा या विशेष ऊंचाई? तो तल चिन्ह की सहायता से जब हम किसी स्थान की ऊंचाई को मापते हैं
तो उसे हम स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। ये यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग ने, लेहमान ने, गीगर ने या रिटर ने? तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास जो है वो लेहमान ने किया था। तो यहाँ पे इसका बी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, वही हम लोगों को बताना है। पूर्वी बिहार में, दक्षिणी बिहार में, पश्चिमी बिहार में या उत्तरी बिहार में? तो हम सभी जानते हैं कि बिहार का जो उत्तर वाला हिस्सा है वो हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे बाढ़ आने का जो मुख्य कारण है वो है कोसी नदी। इसी कारण सबसे ज्यादा बाढ़ आता है और इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो उत्तरी बिहार हमारा जो है वो हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? पी तरंग, एस तरंग या एल तरंग या इनमें से सभी? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार देखें तो सबसे खतरनाक जो तरंग है वो एल तरंग है। ये सबसे पीछे आता है, इसकी गहनता कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी जो है वो एल तरंग ही होता है। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद या भूकंप? तो आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये एक मानव आपदा है। बाकी जो सुनामी और बाढ़ और भूकंप दिए गए हैं ये सभी प्राकृतिक आपदा में आते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन का, इंफ्रारेड कैमरा का, हेलीकॉप्टर का या टेलीस्कोप का? तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है। तो बी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए या इनमें से सभी के लिए? तो सुदूर संवेदी उपग्रह जो है उसका प्रयोग किया जाता है मौसम विज्ञान के लिए। तो यहाँ पे इसका बी सही जवाब हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन में है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। तो ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद इसका जो अध्यक्ष होता था, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री होता था। जो भी प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष भी होगा। अगर बात करें प्रथम अध्यक्ष की तो प्रथम अध्यक्ष थे इसके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन इसको अब योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है और योजना आयोग के जगह अब नीति आयोग का गठन किया गया है। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग का गठन किया गया है। और नीति आयोग का गठन कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। बाकी इसमें सारी चीजें सेम है। नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे। सवाल पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग के जगह किसका गठन किया गया है? तो वो नीति आयोग का गठन किया गया है। अगर पूछा जाए नीति आयोग का गठन कब किया गया है तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है तो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वही इसके पदेन अध्यक्ष हैं।
तो इन सब चीजों को भी याद रखेंगे। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, या औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई को नहीं? तो सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, अब पूछा गया तृतीयक क्षेत्र तो वो होता है सेवा क्षेत्र। ये यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, रूस में, भारत में, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो भारत है यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका में पूंजीवाद है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में है, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था रूस में है। भारत में पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों अर्थव्यवस्था मौजूद है, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार का, चंडीगढ़, हरियाणा, या गोवा? तो भारत का जो गोवा राज्य है यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। साख का क्या अर्थ होता है? विश्वास, ऋण लौटाने की क्षमता, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो साख का अर्थ होता है विश्वास भी और ऋण लौटाने की क्षमता भी। हम पे अगर कोई कभी विश्वास करेगा तो वो विश्वास तभी करेगा जब हमें जो भी हम ऋण लेते हैं अगर हमें ऋण लौटाने की क्षमता है, तभी कोई हमें यहाँ पे उधारी देगा, वो हम पे विश्वास करेगा, यानी कि हमारा साख बनेगा। तो साख का अर्थ में विश्वास भी आ जाता है और ऋण लौटाने की क्षमता भी आ जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ये कथन किसका है वो बताना है हम। मार्शल का है, रॉबर्टसन का है, हार्टलेविट्स का है, या फिर सेलिगमैन का है? तो ये जो कथन है वो हार्टलेविट्स का है, तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था मुद्रा की परिभाषा देते हुए कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को, दिल्ली को, पटना को, या बेंगलुरु को? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई शहर को कहा जाता है, तो ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1966 में, 1980 में, 1969 में, या 1975 में? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, तो सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद यहाँ पे एक चीज हम लोग और याद रखेंगे, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन में वो सवाल आ गया है, तो उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना तो इसका हुआ है 1 अप्रैल 1939 को। लेकिन सवाल पूछा गया था मॉडल क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे 1939 नहीं होगा, यहाँ पे 1935 होगा। तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई। लेकिन सवाल इस बार के जो मॉडल क्वेश्चन में है, अब तक यही पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1935 सिंपल सा ऑप्शन में आता था। लेकिन इस बार मॉडल क्वेश्चन में सवाल पूछ दिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया,
तो बाकी बैंकों का तो 1969 में हुआ था, लेकिन जो आरबीआई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उसका राष्ट्रीयकरण 1969 में नहीं हुआ था। उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण जो है वो हुआ था 1 जून 1949 को। तो यहाँ पे 1 जून 1949 को मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे साल याद रखेंगे। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से अब तक अगर देखा जाए सवाल को तो साल ही पूछा गया है, तो साल को याद रखेंगे। 1935 को इसकी स्थापना हुई, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और यहाँ पे पूछा गया है कि व्यवसायिक बैंक यानी कि यहाँ पे बाकी के जो बैंक थे उसका राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, और उस समय टोटल जितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 14 बैंक थे। इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है वो ढूंढना है, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। तो बिहार बीमारू में आ जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश भी बीमारू में आता है और उड़ीसा भी बीमारू राज्य में है, लेकिन कर्नाटक यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार छट जाएगा। कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है, वित्त सेवा, सैन्य सेवा, मॉल सेवा या रेल सेवा। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सी, मॉल सेवा। मॉल सेवा जो है वो एक निजी सेवा है, ये गैर सरकारी सेवा है। बाकी के जो 3 है वो सरकारी सेवाएं हैं, यहाँ पे गैर सरकारी पूछा गया है तो सी सही हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था, 1979 को, 1989 को, 1983 को या 1985 को। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1990, 91, 1995 या 1997। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो 1995 में हुआ था, सी इसका सही जवाब है। जब से इसका स्थापना हुआ है भारत तब से इसका सदस्य है, इस चीज को भी याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ है, तो वो स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। स्थापना 1995 में हुआ था। स्थापना के समय से ही भारत इसका सदस्य है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, नोकिया, इनमें से सभी। तो ये सभी ही यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है, ट्रेडमार्क से, हॉलमार्क से, एग मार्क से या फिर आईएसआई मार्क से। तो सोने के आभूषण की शुद्धता की माप जो है, पहचान जो है वो हॉलमार्क से किया जाता है, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद ट्रेडमार्क जो है वो विभिन्न व्यवसायों में उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं उसी में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं ट्रेडमार्क, यानी यहाँ पे एक तरह से आप लोगो समझ लें। जैसे हम लोग टाटा के देखते हैं तो टाटा कंपनी का अपना एक ट्रेडमार्क है, अपना एक लोगो है। महिंद्रा कंपनी है, उसका अपना एक ट्रेडमार्क या लोगो है। उसी प्रकार से जैसे एक ऑडी गाड़ी आती है तो उसका अपना एक ट्रेडमार्क है। उसके बाद हम लोग अगर मर्सिडीज की बात करें तो उसका अपना ट्रेडमार्क है, रोल्स रॉयल का अपना ट्रेडमार्क है। तो ऐसे करके अलग अलग जो भी यहाँ पे व्यवसाय हैं उन सभी का अपना एक ट्रेडमार्क होता है, यानी अपना एक लोगो होता है। एक मार्क की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है कृषि में, और उसके बाद खाद्य उत्पादन, जो खाने वाले पदार्थ हैं या कृषि का है, तो इसमें एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि कृषि और खाद्य उत्पादन में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो एक मार्क का हो जाएगा। आईएसआई मार्क जो है ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना होगा उसमें। उसके बाद इसका उपयोग यहाँ पे शुद्धता मापने, शुद्धता के लिए भी किया जाता है। उसके बाद इसकी क्वालिटी वगैरह जो भी है उन सभी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। सवाल था सोने के आभूषण का उपयोग, तो वो किया जाता है
हॉलमार्क, यहाँ पे सोने के आभूषण की शुद्धता को अगर हमको जानना हो तो उसमें हम हॉलमार्क देख करके उसको पहचान सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। 24 दिसंबर को, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अगस्त। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनता है 24 दिसंबर को। और अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो वो मनता है 15 मार्च को। तो इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस, अगर पूछा जाए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 15 मार्च हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं तो वो 24 दिसंबर को मनाते हैं। यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के हमारे इस क्लास में यही 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ऐसे अभी और भी कई सारे क्लास लिए जाएंगे जिसमें हम लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।